हे हरि प्रभु कृष्ण जगन्नाथम, ये क्या हुआ? मतलब टीम इंडिया का सिलेक्शन हो गया। मतलब चूटी काटो भाई, यकीन नहीं हो रहा है कि इन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप कर दिया। जायसवाल भी जा रहा है, ऋषभ पंत भी जा रहा है, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ को शतक मारने के बाद भी ड्रॉप कर दिया। मतलब अब वही क्या टीम सिलेक्शन कमेटी है क्या जो सुमन गिल को T20 वर्ल्ड कप से ड्रॉप कर दी है, और वही सिलेक्शन कमेटी है जहां पर ऋतुराज गायकवाड़ को भी ड्रॉप कर रही है। मतलब यकीन ही नहीं हो रहा है। जिस बंदे को मौका मिला उस बंदे ने नंबर 4 पर आकर सेंचुरी मारी, उसी बंदे को ड्रॉप कर दिया। और एक तरफ जो रिपोर्ट आ रही थी कि ऋषभ पंत को ड्रॉप कर दिया जाएगा सेकंड विकेट कीपर के तौर पर, ध्रुव जुरेल और ईशान किशन में से किसी को सिलेक्ट किया जाएगा। भाई क्या सिलेक्शन कमेटी को समझ आ गई है क्या? चूटी काटो ही तो किसी सपना लग रहा है कि ऋषभ पंत की वापसी हो रही है। आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बकवास कर रहा हूं, लेकिन आपको बता दें न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया का ओडीआई स्क्वाड आया है जहां पर ऋतुराज गायकवाड़ को ड्रॉप किया गया है। और क्या क्या टीम बनेगी, कौन 15 मेंबर स्क्वाड है, हम तो उसकी बात करेंगे। लेकिन जो अभी तक आपने पहले वाला स्क्वाड देखा होगा और अब वाले स्क्वाड में अगर आप नजर डालोगे, वहां पर मेजर चेंजेस आपको नजर आएंगे। समी भाई को भी ड्रॉप किया गया है, समी भाई की वापसी नहीं हो रही है। अभी एक हफ्ते से लग रहा था कि समी भाई की वापसी होने वाली है, लेकिन अब जो सिलेक्शन कमेटी में 2 नए सदस्य जुड़े हैं, प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह के आने से आप पिछली 2 सिलेक्शन उठाकर देख लो, चाहे T20 वर्ल्ड कप की सिलेक्शन उठाकर देख लो और चाहे ओडीआई की सिलेक्शन उठाकर देख लो, वहां पर आपको उनकी झलक देखने को मिलेगी। इसलिए मैं कह रहा था, हे कृष्ण हरि जगन्नाथम, ये क्या हुई? मतलब कि टीम इंडिया में इतना फेरबदल आपने कभी नहीं देखा होगा जब से अजीत आगरकर और गौतम गंभीर इस मैनेजमेंट को संभाल रहे हैं। एक बार आपको ओडीआई स्क्वाड बता देते हैं, फिर उनमें क्या क्या परिवर्तन हुए, कौन कौन से प्लेयर बदलाव हुए हैं वो बताता हूं। मैं आपको साइड में लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। लेकिन रोहित शर्मा, सुमन गिल एज ओपनर, विराट कोहली, 4 पर श्रेयस अय्यर की वापसी हो रही है लेकिन फिटनेस के ऊपर खेलेंगे। फिर केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह। यह है टीम इंडिया की 15 मेंबर स्क्वाड जो आपको न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए नजर आएगी। लेकिन इसमें बदलाव क्या क्या हुए हैं? अभी आप जो डिबेट सुन रहे थे एक हफ्ते पहले से कि सिलेक्शन कमेटी ने ऋषभ पंत को ओडीआई से बाहर करने का फैसला लिया है और उनकी जगह ईशान किशन या फिर ध्रुव जुरेल को मौका मिलेगा, लेकिन आखिर हुआ क्या? उसकी इनसाइड स्टोरी आपको बताता हूं। उसकी इनसाइड स्टोरी यह है कि जो आपके 2 नए सिलेक्टर आए हैं, प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह, और आपके कप्तान शुभमन गिल, इनका मानना यह है कि हम सेकंड विकेट कीपर के तौर पर ऋषभ पंत को ही रखना चाहते हैं। वहीं अगर आप दूसरी तरफ नजर डालोगे तो यहां पर गौतम गंभीर और अजीत आगरकर बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ऋषभ पंत आपको ओडीआई में भी खेलते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं गौतम गंभीर का दिल्ली वाला मसला जो 2018 में हुआ था वही दोहराया जा रहा था ऋषभ पंत के खिलाफ, और उनके खिलाफ साजिश चल रही थी। ऑस्ट्रेलिया द्वारा आप याद करो, जब इंडिया टेस्ट मैच खेलने गई थी, वहां से खबरें फैलाई जा रही थी कि ऋषभ पंत को उनकी गैर जिम्मेदार शॉट की वजह से टेस्ट से भी ड्रॉप कर दिया जाएगा। लेकिन आपके सेलेक्टर जो नए आए हैं उन्होंने मन बनाया, सुमन गिल आपके कप्तान, आज उन्होंने सवाल उठाया और सिलेक्शन कमेटी के सामने बोला कि हमको ऋषभ पंत ही चाहिए, इसलिए ऋषभ पंत आपको टीम में नजर आए हैं। लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि यहां पर बहुत से डिजर्विंग प्लेयर को टीम से बाहर रखा गया है, जैसे ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ वो बंदा लगातार डोमेस्टिक सर्कल में रन बना रहा है, चाहे रणजी मुकाबला हो, चाहे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, अभी विजय हजारे ट्रॉफी आप देख लो, वहां पर भी सेंचुरी मारा है, और लास्ट ओडीआई मुकाबले में सेंचुरी मारा है नंबर 4 पर आकर। उस बंदे को यह डिबेट चल रही थी कि आप सेकंड
ओपनर के तौर पर ऋतुराज गायकवाड़ को रख सकते हो, लेकिन यहां पर उन्होंने जायसवाल को रखा है। ऋतुराज गायकवाड़ काफी टैलेंटेड बल्लेबाज है, उसको टीम में होना चाहिए था, लेकिन यहां पर जायसवाल भी है, इसलिए डिबेट खत्म हो जाता है और टीम सिलेक्शन कमेटी ने यह सोचा कि जायसवाल को ही हम रखेंगे और जो यहां पर मिडिल ऑर्डर में बैकअप के तौर पर ऋषभ पंत आएंगे, क्योंकि ऋषभ पंत को पिछले सीरीज में मौका नहीं मिला था, वहां पर श्रेयस अय्यर इंजर्ड थे। उससे पहले ऋतुराज गायकवाड़ 2 मुकाबले खेले, फिर तिलक वर्मा को खिलाया गया, ठीक है ना। तो वहां पर ऋषभ पंत को मौका नहीं मिला था। यहां पर आप देखना दिलचस्प होगा कि ऋषभ पंत को मौका मिलता है या नहीं, या फिर उनको बाहर से बाहर ही कर दिया जाएगा। और एक खुशखबरी यह है कि यहां पर श्रेयस अय्यर की वापसी हो रही है। मैंने आपको स्क्वाड बता दिया है। श्रेयस अय्यर की बात करें, श्रेयस अय्यर अपनी रिब इंजरी, यहाँ पर जो इंजरी हुई थी ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए, उससे हील कर चुके हैं और अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी खेलेंगे। वहाँ पर 2 मुकाबले हैं जो आपको 8 तारीख को खेला जाएगा। वो पूरी तरह से फिट नजर आ रहे हैं। हाँ, अगर वह पूरी तरह से फिट नहीं होते तो आपको नंबर 4 पर ऋषभ पंत ही खेलते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर सुमन गिल ने सिलेक्शन कमेटी से अपील किया था कि ऋषभ पंत ही हमारे मेंबर स्क्वाड में होने चाहिए। बैकअप विकेट कीपर और लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, जो टीम इंडिया नंबर 5 पर कभी अक्षर पटेल खिला रही थी, कभी रविंद्र जडेजा खिला रही थी। वहां पर ऋषभ पंत जैसा बल्लेबाज आपको मिडिल ऑर्डर में एक जरूरत है। कुछ लोग कहेंगे उसका रिकॉर्ड काफी खराब है, T20 उठाकर देख लो, ODI उठाकर देख लो, लेकिन आपको बता दें पिछले 1.5 सालों में ऋषभ पंत ने एक भी ODI नहीं खेला है। 2024 में श्रीलंका खिलाफ एक ODI खेला था, उसके पहले 2022 आप याद करो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लॉर्ड्स में ऋषभ पंत ने 125 रनों की मैच विनिंग पारी खेले थे, उसके बाद भी उसको ड्रॉप कर दिया गया था। तो ऋषभ पंत अपनी परफॉर्मेंस कर रहा था, लेकिन उसके बाद इंजरी के चलते उसको बाहर रखा गया। अब यहां पर सुनहरा मौका है ऋषभ पंत को खुद को साबित करने का, अगर उनको प्लेइंग 11 में मौका मिलता है तो। क्योंकि गौतम गंभीर नहीं चाहते हैं, अजीत अगरकर नहीं चाहते हैं कि ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 में मौका मिले, इसीलिए रणनीति अपनाई जा रही है। यहां पर बहुत से अनफॉर्चुनेट ऐसे प्लेयर हैं जिनको टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया है, जैसे मोहम्मद शमी की बात कर लेते हैं। देखिए मोहम्मद शमी आपके बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है ना, वो आप सब जानते हैं। अगर आप फास्ट बॉलर को लेजेंड देखा जाएगा तो वहां पर मोहम्मद शमी का नाम होगा। मोहम्मद शमी को आखिरी ODI मुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था, लेकिन उसके बाद उनको दरकिनार कर दिया गया है और आखिरी टेस्ट मुकाबला 2023 में खेला था मोहम्मद शमी ने। लेकिन एक कंट्रोवर्सी सामने आ रही है, जब इंडिया को इंग्लैंड जाना था तो उनसे अजीत अगरकर ने पूछा था कि आप वहां पर जाओगे, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा, तो मोहम्मद शमी ने वहां पर मना किया था कि हम पूरी तरह से फिट नहीं है। क्या वो बदला लिया जा रहा है? क्योंकि मोहम्मद शमी लगातार बॉलिंग कर रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में विकेट ले रहे हैं। आप सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी देख लो, विजय हजारे ट्रॉफी देख लो, वहां पर मोहम्मद शमी प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको एक बात ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर जसप्रीत बुमराह नहीं है, वहां पर आपको एक एक्सपीरियंस तेज गेंदबाज की जरूरत थी, जो मोहम्मद शमी वो कमी को पूरा कर सकते हैं, लेकिन उनको भी यहाँ पर टीम में नहीं रखा गया है। ये कहीं ना कहीं सिलेक्शन कमेटी अब मोहम्मद शमी से काफी ऊपर उड़ चुकी है, क्योंकि नए तेज गेंदबाज लाइनअप हो चुके हैं, जैसे प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा, ये आपके ऊपर आ गए हैं, इसलिए मोहम्मद शमी को यहाँ पर बाहर रखा गया है। लेकिन आप ये भी देख लेना, आपका चीफ सेलेक्टर T20 वर्ल्ड कप के बाद चेंज होने वाला है। क्या नई सिलेक्शन कमेटी में के बाद मोहम्मद शमी को मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? सॉरी, आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो सिलेक्शन हुई है, ये जो सिलेक्शन हुई, यहां पर आपको पूरा से शुभमन गिल को भी देना पड़ेगा, क्योंकि शुभमन गिल भी घाव खाया हुआ है। क्योंकि शुभमन गिल को भी पता है T20 वर्ल्ड कप की टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ उसका। जहां एक तरफ होप थी कि T20 वर्ल्ड कप खेलेगा, वाइस कैप्टन भी बनाया गया, लेकिन उसके बाद उसको दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाला। हाँ, उनकी जगह नहीं बनती थी, लेकिन एक प्लेयर को आप लेकर आए, फिर उसको धक्का मारकर बाहर निकाल दिए। कहीं ना कहीं शुभमन गिल के दिमाग में बात रही होगी और उन्होंने आज सिलेक्शन कमेटी में ये बात उठाई कि ऋषभ पंत को टीम में होना चाहिए, इसीलिए ऋषभ पंत आपको टीम में नजर आए। नहीं तो ऋषभ पंत का भी पत्ता कटने वाला था। एक हफ्ते से पहले ही खबरें उड़ाई जा रही थी
कि ऋषभ पंत को टीम से बाहर कर दिया जाएगा और ईशान किशन और ध्रुव जुरैल को टीम में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत सारे विकेट कीपर बल्लेबाज, आज संजू सैमसन भी हैं। संजू सैमसन ने विजय हजारे ट्रॉफी में आज सेंचुरी मारी, पहला ही मुकाबला खेल रहे थे, उनको टीम में सिलेक्ट क्यों नहीं किया गया? ईशान किशन नंबर 6 पर आकर पहले ही मुकाबले में सेंचुरी मारते हैं, उनका भी सिलेक्शन क्यों नहीं आया? क्योंकि पब्लिक मेमोरी थोड़ा कम होती है, पब्लिक मेमोरी प्रेजेंट के हिसाब से चलती है। अभी अगर आप एक पोल कराओगे, उसमें देखा जाएगा ईशान किशन और ऋषभ पंत को रखा जाएगा कि आपको सेकंड विकेट कीपर कौन होगा, तो वहां पर लोग बाग ईशान किशन के साथ जाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट में वो रन बनाकर आ रहा है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन ने भी ऋषभ पंत के फेवर में ही बात की है कि ऋषभ पंत को क्यों बाहर रखा जाता है, जो टैलेंटेड बल्लेबाज है। तो पब्लिक मेमोरी थोड़ा शॉर्ट होती है, उस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन एक बार फिर से आपको पूरी टीम बता देते हैं ओडीआई के लिए जो खेलती हुई नजर आएगी। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज और ऋषभ पंत, और सेकंड ओपनर के तौर पर यशस्वी जायसवाल। ये होगी आपकी टीम। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का मानना यह है कि जायसवाल ही क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जब उनको साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई मुकाबले खिलाए गए थे, तो उन्होंने स्ट्रगल करते करते लास्ट ओडीआई मुकाबले में सेंचुरी मारी थी। लेकिन जायसवाल एक होनहार बल्लेबाज, टेस्ट क्रिकेट में प्रूव कर चुका है, वो एक लौता ऐसा बल्लेबाज जो तीनों फॉर्मेट डिजर्व करता है। लेकिन आपके ओडीआई में जगह नहीं बन पा रही है, टी20 में जगह नहीं बन पा रही है, इसीलिए उसको टेस्ट मुकाबले खिलाए जा रहे हैं। वो डिजर्विंग प्लेयर है ओडीआई में, इसलिए ऋतुराज गायकवाड़ से पहले यहाँ पर आपको यशस्वी जायसवाल टीम में नजर आए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन मोहम्मद सिराज पर भी चर्चा करनी पड़ेगी। एक दो प्लेयर ऐसे हैं जो बिना परफॉर्मेंस के टीम में आ गए हैं। नीतीश कुमार रेड्डी को किस बेसिस पे टीम में शामिल किया गया है, आप ये अंदाजा लगाओ। हार्दिक पांड्या के बैकअप है, मानना पड़ेगा, लेकिन न तो उनकी गेंदबाजी हो रही है, न तो उनकी बल्लेबाजी हो रही है। ऑस्ट्रेलिया में जब उन्होंने सेंचुरी मारी थी मेलबर्न में, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस आप उठाकर देख लो, चाहे वो आईपीएल उठाकर देख लो या फिर इंडिया के लिए जितने मौके मिले हैं, इतने मौके किसी अन्य प्लेयर को नहीं मिलते हैं जितने नीतीश कुमार रेड्डी को मिल गए हैं। फिर भी वो उनको टीम में जगह बन पा रही है। क्या इंडिया में उनके जैसा ऑलराउंडर नहीं है क्या? शिवम दुबे को आप मौका दे देते। आपको डोमेस्टिक सर्कल में देखना पड़ेगा ना कि हार्दिक पांड्या के बाद, क्योंकि उनकी भी एज हो चुकी है, 2-4 साल बाद उनका भी बैकअप आपको चाहिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नीतीश कुमार बिना परफॉर्मेंस के यहाँ पर जगह बना पा रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। भाई मोहम्मद सिराज की बात कर लेते हैं। मोहम्मद सिराज को ऑस्ट्रेलिया द्वारा खिलाया गया था ओडीआई मुकाबले, उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई मुकाबले में ड्रॉप किया गया था, लेकिन यहाँ पर वापसी हो रही है। और एक बात और बता दें, मोहम्मद सिराज के साथ काफ़ी गलत हुआ है इस मैनेजमेंट में, क्योंकि गौतम गंभीर उनको सिर्फ एक फॉर्मेट का प्लेयर बनाकर बैठे हैं, वो भी टेस्ट मैचों का। जब आपका जसप्रीत बुमराह नहीं है, वहाँ पर मोहम्मद सिराज आपके लिए काफ़ी क्रूशल साबित होगा। एक्सपीरियंस है, तेज गेंदबाजी करता है, वो एक ऐसा गेंदबाज जो आपको पावर प्ले में गेंदबाजी करके देगा और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भी है। मोहम्मद सिराज आपको काफ़ी ज़रूरत है आपको ऐसे गेंदबाज की, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के रहते आपकी कमी पूरी नहीं होती है। यहाँ पर मोहम्मद सिराज आपको वो कमी पूरा करते हुए नजर आएगा। और आपको बॉलिंग लाइनअप में एक एक्सपीरियंस गेंदबाज की ज़रूरत थी, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम हल्की नहीं है, न्यूजीलैंड की टीम भी काफ़ी अच्छी है। ऐसे में यहाँ पर मोहम्मद सिराज को 2027 वर्ल्ड कप अगर आपको खिलाना है तो उनको मौके देने पड़ेंगे, और लगातार उनको मौके देने पड़ेंगे खुद को साबित करने के। और आपके बुमराह के बाद इकलौता ऐसा गेंदबाज है जो आपको ओडीआई में भी अच्छी परफॉर्मेंस करके दे सकता है। आप हर्षित राणा को ढोए जा रहे हो, हाँ मानना पड़ेगा, हर्षित राणा ने काफ़ी इम्प्रूव किया है, खुद को साबित किया है, लेकिन मोहम्मद सिराज सालों सालों से प्रूव करके आ रहा है। वहीं अर्शदीप सिंह है। अब अर्शदीप सिंह से पहले यहाँ पर हर्षित राणा को टीम में मौका मिलता है। अब दलील क्या दी जाती है कि हर्षित राणा अच्छी बल्लेबाजी कर लेता है, अर्शदीप सिंह बेहतरीन गेंदबाज है। बुमराह के बाद अगर कोई ऐसा गेंदबाज है जो विकेट टेकर गेंदबाज हो,
जो आपको पावर प्ले में गेंदबाजी करके दे और डेथ ओवर में भी, T20 खासकर, वो अर्शदीप सिंह है। वो अर्शदीप सिंह है और इस समय T20 का सबसे बेहतरीन गेंदबाज है। उसको भी टीम मैनेजमेंट मौका नहीं देती है। मतलब कि टीम मैनेजमेंट ये अपनी पसंद और नापसंद के हिसाब से टीम को सिलेक्ट करते हैं। जिस प्लेयर को पसंद कर लेंगे उसको टीम में रख लेंगे, जिस प्लेयर को पसंद नहीं करेंगे उसको टीम से धक्का मारकर बाहर निकाल देंगे। गौतम गंभीर, अजीत अगरकर अभी तक यही कर रहे थे, लेकिन सिलेक्शन कमेटी में 2 बदलाव के चक्कर इनका पलड़ा थोड़ा कम हो गया है। नहीं तो बड़े फिगर थे, जो 4 सिलेक्टर और थे अजीत अगरकर के बाद, उतने बड़े नाम नहीं थे, इसलिए इनकी मनमानी चल रही थी। लेकिन अब प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह के आ जाने से इनकी मनमानी थोड़ा कम हुई। इसलिए आपको जो 2 सिलेक्शन हुए पिछली T20 वर्ल्ड कप और ये ओडीआई की, इसमें आपको फेरबदल देखने को मिला है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि ओडीआई मुकाबले में टीम इंडिया कैसे प्रदर्शन करती है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के बाद आपको अगला असाइनमेंट ओडीआई वर्ल्ड कप का है। और यहाँ पर टीम मैनेजमेंट से एक अपील है कि टीम मैनेजमेंट ज़्यादा प्लेयरों को रोटेट ना करे, उनको कॉन्फिडेंस दे, उनको लगातार मौके देगी, तभी आपकी टीम बन पाएगी। जो इससे पहले रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ किया करते थे। जब आप प्लेयर को मौका दोगे, कॉन्फिडेंस दोगे, खुद ब खुद वो रन बनाएगा, उसके बल्ले से रन आएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप प्लेयरों को रोटेट करते रहोगे, बाहर निकालते रहोगे, जगह प्लेयर की जगह सिक्योर नहीं होगी, तो बल्ला परफॉर्म कैसे करेगा प्लेयर, चाहे वो गेंदबाज हो चाहे बल्लेबाज हो। तो आपको मौके देने पड़ेंगे और कॉन्फिडेंस भी देना पड़ेगा, तभी वो प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस करके देंगे। लेकिन अभी जो टीम का सिलेक्शन देखा है मैंने, काफ़ी फेरबदल हुए हैं, काफ़ी चेंजेस हुए हैं। इसके बाद ये स्क्वाड सामने आया है। ऋतुराज गायकवाड़ के लिए काफ़ी बुरा लग रहा है, क्योंकि बंदा परफॉर्म कितना कर रहा है, हर जगह रन बना रहा है, लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा है। उसको ये तो कंफर्म था कि श्रेयस अय्यर आएगा तो नंबर 4 पर वही खेलेगा, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ की भी यहाँ पर जगह बन सकती थी। नीतीश कुमार रेड्डी को आप ड्रॉप कर सकते थे, क्योंकि आपने 4 पेसर रखे हैं। और ये भी बता दें, जो इस समय ओडीआई मुकाबले खेले जाएंगे, यहाँ पर काफ़ी ओस गिरेगी, ठंडी हवाएं चलेंगी, ठंडा है, ठंडी का मौसम है, तो ऐसे में यहाँ पर पेसर गेंदबाजों को एडवांटेज मिलेगा। यहाँ पर स्पिनर गेंदबाज आपको 2 से ज़्यादा खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, जिनमें से एक ऑलराउंडर होगा और एक स्पेशलिस्ट गेंदबाज होगा। तो यहाँ पर पेसर गेंदबाज की जरूरत है, जो आपने 4-4 रखे हैं। तो आप चाहते तो यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी की जगह ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में रख सकते थे, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते थे। लेकिन अब यह दिलचस्प होगा कि ऋतुराज गायकवाड़ कब टीम में आ सकते हैं। देखिए 2 साल तक अभी कोई जगह नहीं है। जब रोहित शर्मा, विराट कोहली 27 के बाद जाएंगे, तब ऑटोमेटिक ऋतुराज गायकवाड़ की टीम में जगह बनेगी। और वो एक ऐसा प्लेयर है ना, जो सुमन गिल से भी टैलेंटेड है। सुमन गिल से भी करोड़ गुना टैलेंटेड है ऋतुराज गायकवाड़। मैं चेन्नई का फैन हूं, नहीं भी हूं, लेकिन प्लेयर की बात करे जाए ना, टैलेंटेड कौन है, तो ऋतुराज गायकवाड़ ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर है। इसीलिए जो भी सिलेक्शन हुआ है उसके लिए मैं काफी अचंभित हूं। इसलिए बोल रहा हूं, हे कृष्ण है हरि कृष्ण जगन्नाथम, ये क्या हुई। टीम सिलेक्शन ऐसे उलटफेर हो गया, किसी को पता भी नहीं चला, और ऐसे अचानक से बदलाव हो गए जो किसी ने सोचा भी नहीं था। तो आपको क्या लगता है, ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में होना चाहिए था, फिर नहीं होना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।